नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी का हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे थे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास चल रहा था और तत्पुरुष समास में हम लोगों ने जो पिछली कक्षा हुई थी, पिछली कक्षा थी गोह अतद्धित लुकी। इस सूत्र तक हमारी कक्षा हो चुकी थी। आज जो हमारी कक्षा है जिसको आज हम पढ़ेंगे तो एक कर्मधारय संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पर कर्मधारय संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम। तो कर्मधारय संज्ञा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय प्रायण उत्तर पद पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, कि प्रायः जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष भेद कर्मधारय और कर्मधारय भेदो दिगु। इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद कौन होता है? दिगु होता है, अर्थात दिगु समास। तो अब यहाँ पर कर्मधारय संज्ञा विधायक एक संज्ञा सूत्र आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जैसे पूछता है कि कर्मधारय संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो एक सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ये जो सूत्र है ये कर्मधारय संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय, ये एक सूत्र है और ये सूत्र कर्मधारय संज्ञा का विधान करता है। लेकिन कर्मधारय संज्ञा का विधान कैसी स्थिति में? तो कहते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुषः कर्मधारय, कि समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, समानाधिकरण जो तत्पुरुष है वो कर्मधारय अर्थात उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। तो ये आपको लग गया कि समानाधिकरण, समानाधिकरण अर्थात समानाधिकरण अर्थात जहाँ पर जो समान अधिकरण में है। समान अधिकरण का तात्पर्य होता है जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे कि अर्थ में लिखा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हों उस समास की कर्मधारय संज्ञा होती है और वो समास भी तत्पुरुष समास ही होता है, मतलब वो तत्पुरुष का ही भेद होता है। तो समानाधिकरण का मतलब होता है समान अधिकरण, अर्थात पूर्व पद जो पूर्व वाला पद होगा वो भी उसमें मतलब वो समान विभक्ति में और उत्तर पद भी समान विभक्ति में हो, अर्थात एक ही विभक्ति में हो। जैसे कि अभी स्पष्ट करेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। पहले यहाँ पर आपको अर्थ लगा लेना है कि समानाधिकरण का मतलब है कि समान अधिकरण हो, अर्थात समान विभक्तिक हो, समान विभक्ति हो। पूर्व पद में भी वही विभक्ति हो, उत्तर पद में भी वही विभक्ति हो, तो उसको कहते हैं समान अधिकरण। ऐसे समानाधिकरण तत्पुरुषः, ऐसे समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय अर्थात कर्मधारय संज्ञा होती है। तो ये कर्मधारय क्या है? संज्ञा है। तो लग गया कि समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र है, ये सूत्र ऐसा कहता है। इसके बाद एक सूत्र आता है द्विगु संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र है संख्या पूर्वो दिगुहु, तो संख्या पूर्वो दिगुहु ये जो सूत्र है ये द्विगु संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। ये दोनों संज्ञा सूत्र हैं, एक कर्मधारय संज्ञा का विधान करता है और एक द्विगु संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो द्विगु संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन है? संख्या पूर्वो द्विगु। जैसा कि आपको पता होगा कि यदि संख्या शब्द पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है। संख्या पूर्व में हो इसका मतलब यह है संख्या पूर्वो द्विगु, कि संख्या पूर्वो अर्थात संख्या पूर्व में हो, संख्यावाची शब्द पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है। इसके पहले हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था जिसमें कि ये बताया था कि यदि संख्या शब्द पूर्व में हो और पर में नदीवाची शब्द हो तो द्विगु समास तब नहीं होता, तब व्ययभाव समास होता है, जिसमें कि द्विमुनि त्रिमुनि पंचगंगम सप्तगंगम इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयोग बनाया था। लेकिन संख्या शब्द केवल पूर्व में हो और पर नदीवाची शब्द ना हो तो ऐसी स्थिति में द्विगु समास होता है। तो संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है। इसकी वृत्ति में लिखा है तद्धितार्थ इति अत्रोक्तः त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञः स्यात्। तद्धितार्थ इति अत्रोक्तः त्रिविधः। तो इसकी जो पिछली कक्षा हुई थी
पिछली कक्षा में एक सूत्र आया था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च जो सूत्र आया था, वो सूत्र कहता है कि तद्धितार्थ हो, अथवा उत्तर पद हो, अथवा समाहार अर्थ हो। तो यहाँ पर तीन चीजें दी गई थी कि तद्धितार्थोत्तर पद तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चा, तो तीन चीजें थी। तो वो जो तो समास का, ऐसी स्थिति में वो समास का विधान किया था। तो पहला क्या हो, तद्धितार्थ हो, दूसरा उत्तर पद हो। तो तद्धि, ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि तद्धितार्थ इति अत्र उक्तः त्रिविधा, मतलब त्रिविधा मतलब तीन। तो तद्धितार्थ सूत्र में जो तीन, मतलब तीन प्रकार का, मतलब तीन जो बातें बतलाई गई थी कि तद्धितार्थ हो, उत्तर पद में हो और समाहार हो, तो उस सूत्र से यहाँ पर ये लेना है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा। इस सूत्र में कथित जो त्रिविध समास में यदि संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो तो ऐसे समास की द्विसंज्ञा होती है। तो वही चीज ये बतला रहा है कि तद्धितार्थ उक्तः तद्धितार्थ इति अत्रोक्तः त्रिविधः। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, यहाँ पर जो तीन प्रकार का त्रिविध समास बतलाया गया था, वहां पर ऐसी स्थिति में संख्या पूर्वो, यदि संख्या शब्द पूर्व में हो, यदि संख्या शब्द पूर्व में हो तो दिगु संज्ञा से, तो उसकी दिगु संज्ञा होती है। तो पूर्व सूत्र का यहाँ पर अनुकरण करना है, अनुवर्तन करना है। पूर्व सूत्र में पहला आएगा तद्धितार्थ हो, तद्धित का विषय हो, पहला क्या हो, तद्धितार्थ हो। इसके बाद जो तो उत्तर पद परे हो, तो तद्धितार्थ का पूर्वशाला, ये प्रयोग हम बनाए थे। उत्तर पद का पंच गौधना बनाए थे। और इसके बाद क्या बनाए थे, इसके बाद अब तीसरा क्या है, समाहार। तो अब यहाँ पर समाहार अर्थ में, यहाँ पर जो तो आगे एक उदाहरण आएगा, समाहार का उदाहरण आएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि संख्या पूर्वो दिगु सूत्र कहता है कि संख्या शब्द पूर्व में हो तो दिगु संज्ञा होती है। तो दिगु यहाँ पर संज्ञा है, दिगु क्या है, संज्ञा है। तो केवल ये यहाँ पर इतना अभी समझना है। तो ये सूत्र के बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक सूत्र आता है, क्योंकि जो अभी प्रयोग हम लोग सिद्ध करेंगे उनमें इस जो सूत्र हम क्रम से अभी लगाए हैं ये सूत्र लगेंगे। तो पहले कौन कौन से सूत्र लगते हैं, वो करते क्या क्या हैं, इसको पहले हम देखते हैं। एकत्व प्रतिपादकम विधि सूत्रम, एक सूत्र आता है एकत्व प्रतिपादकम विधि सूत्रम। तो एकत्व प्रतिपादकम अर्थात ये एकत्व मतलब एक वचन का प्रतिपादक ये विधि सूत्र है। सूत्र है दिगु एक वचनम, दिगु एक वचनम, दिगु एक वचनम ये सूत्र है। ये कहता है कि दिगु, दिगु मतलब दिग्वर्थ समाहार एक वत स्यात्, अर्थात दिगु समास का, अर्थात दिगु अर्थ का, दिगु समास का समाहार अर्थ में एक वचन होता है। तो दिगु एक वचनम, या मतलब दिगु की या दिगु समास में क्या होता है, एक वचन होता है। तो दिगु समास में समाहार अर्थ में एक वचन होता है। तो जैसे क्या होता है कि भाई दिगु, जो दिगु समास होगा तो दिगु समास में एक वचन होगा कि द्विवचन होगा या बहुवचन होगा समस्त पद में, उसके बाद जो विभक्ति आएगी। तो उसी के विषय में बतलाते हैं यहाँ पर कि जो वहाँ पर मतलब जो पद होगा समास होने के बाद, उसके बाद वहाँ पर एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा अथवा बहुवचन आएगा। ऐसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक विधि सूत्र आया कि दिगु एक वचनम, अर्थात दिगु में दिगु समास में समाहार अर्थ में एक वचन होता है। दिगु समास में समाहार अर्थ में एक वचन होता है। तो इसको कई बार ये एंट्रेंस में पूछा है, पीजीटी वगैरह में मैंने देखा था क्वेश्चन कि दिगु समास में कौन सा वचन होता है। तो दिगु समास में समाहार अर्थ में एक वचन होता है, इसको आप ध्यान रख लेना। और सूत्र है दिगु एक वचनम। केवल इतना ही है, यहाँ पर बहुत सारी विशेष बातें नहीं है, क्योंकि लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लगभग जो मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, जो आवश्यक है वही हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो दिगु एक वचनम ये लग गया होगा कि दिग्वर्थः समाहार एकवत स्यात्। दिगु समास का समाहार दिगु समास का समाहार अर्थ में एक वचन होता है। इसके बाद एक वचन का तो विधान हो गया। एक वचन के विधान के बाद अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है, और ये सूत्र है नपुंसकत्व विधायकम विधि सूत्रम। तो ये नपुंसकत्व मतलब नपुंसक लिंग का विधान करने वाला ये विधि सूत्र है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र सा नपुंसकम सूत्र है। और सा नपुंसकम कहता है कि समाहारे दिगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। सा नपुंसकम, सा मतलब उसकी, नपुंसकम नपुंसकम मतलब वह नपुंसक होता है। तो कौन नपुंसक होता है, तो कहते हैं कि समाहारे, समाहारे मतलब समाहार अर्थ में दिगु द्वंद्वश्च, दिगु और द्वंद्व समास दोनों,
समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व दोनों जो समास हैं ये नपुंसकम स्यात् अर्थात नपुंसक लिंग होते हैं, मतलब ये नपुंसक लिंगवाची होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व द्वंद्व जो द्वंद्व समास है वो किस लिंग में प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना कि समाहार अर्थ में जो द्विगु और द्वंद्व समास होते हैं वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और सूत्र है सा नपुंसकम। सूत्र क्या है? सा नपुंसकम सूत्र है। तो लगभग सारे सूत्र ये छोटे छोटे ही हैं, इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं। तो मुख्य रूप से जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है वही समझना है कि सा नपुंसकम अर्थात समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। अब यहाँ पर एक उदाहरण आता है पंचगवम। ये उदाहरण है, आपको इसको ध्यान रखना है। पंचगवम, तो पंचगवम का मतलब होता है पंचानाम गवाम समाहारः। पंचानाम गवाम समाहार अर्थात 5 गायों का समाहार, मतलब समूह। 5 गायों का समाहार, तो 5 गायों का समाहार। पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम, तो पंचानाम गवाम समाहार अर्थात 5 गायों का समाहार या समूह, उसको कहते हैं पंचगवम। अब ये प्रयोग है, तो पंचगवम में क्या होता है कि पंचन आम गो आम, ये इसका ध्यान रखना, ये इसका लौकिक विग्रह है। पंचानाम गवाम समाहारः, ये इसका लौकिक विग्रह है। और पंचन आम, पंचन आम गो आम। अब ये देखो, ये क्या है? इसका अलौकिक विग्रह है। पंचन आम गो आम, ये क्या है? ये अलौकिक विग्रह है। ये अलौकिक विग्रह है, इसको बढ़िया से याद रख लेना। तो ये क्या है? अलौकिक विग्रह है। तो पंचन आम गो आम। अब यहाँ पर ध्यान देना, तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय जो कह रहा है कि समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञा होती, तो देखो यहाँ पर पंचन आम गो आम, पूर्व पद से भी आम है और गो शब्द से भी आम है, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष है और इसकी कर्मधारय संज्ञा होती है, जैसा कि सूत्र ने बतलाया था। तो पंचन आम गो आम, अब यहीं पर क्या करना है कि जो सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, उस सूत्र से यहाँ पर क्या करना है? समास करना है। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा जो सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर क्या कर देना है? समास करना है। और समास होने के बाद तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, इसके पहले हमने पढ़ा है। तो तद्धितार्थोत्तर पद तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चा, तीसरा वहां पर आया है समाहार। अब ये समाहार अर्थ में ही है, पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समाहार मतलब समूह, तो ये समाहार अर्थ है ही समाहार। ऐसी स्थिति में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से क्या कर दो? यहाँ पर समास कर दो। समास होने के बाद कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो से ये जो विभक्ति है आम, ये जो आम है, इसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। प्रयोग बचेगा पंचन गो। पंचन गो बनने के बाद यहाँ पर इसको जो होता, जो पदों का लोप हुआ है, तो इन पदों का मतलब ये जो प्रातिपदिक हैं इनका जो लोप हुआ है विभक्तियों का, पुनः एक वर्तनी मतलब अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके यहाँ पर क्या कर देना है? इनको पद बना करके नलोपः प्रातिपदिकांतस्य एक सूत्र है, सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकांतस्य। तो नलोपः प्रातिपदिकांतस्य ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है? पंचन के नकार का लोप कर देना है। पंचन के नकार का लोप होगा तो प्रयोग बचेगा पंच गो, ऐसा कर लेना। पंच गो बन जाएगा। पंचगो बनने के बाद फिर क्या करना है यहाँ पर कि इसके पहले हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, गोह अतद्धित लुकी। इस पिछली कक्षा में ये हुआ था सूत्र, गोह अतद्धित लुकी। उस सूत्र से क्या कर देना? समासांत टच प्रत्यय कर देना है।
समासांत क्या होगा, गोह अतद्धित लुकी। सूत्र के द्वारा समासांत टच प्रत्यय, टच में टकार चकार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा, आ बचेगा। आ बचने के बाद यहां पर अब ये अच परे है तो एचो एवा आवह, एचो एवा यावह, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, गो के ओ को अवादेश कर दो तो ये अव आ जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ओ को अव होता है एचो एवा यावह से, तो पंच गव ऐसा प्रयोग बन जाएगा यहां पर। यहां तक लग गया होगा। क्या बनेगा, पंच गौ। पंच गौ बनने के बाद अब यहां पर देखो, संख्या पूर्व दिगु, ये जो सूत्र हमने पढ़ा है ये वाला, संख्या पूर्व दिगु, ये क्या कहता है कि संख्या पूर्व, संख्या शब्द पूर्व में हो तो दिगु संज्ञा होती है। तद्धितार्थ इति अत्रोक्ता त्रिविधा, तो ये यहाँ पर लगाए ही थे हम लोग, समाहार अर्थ में है। तो संख्या पूर्व दिगु से यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी दिगु संज्ञा हो जाती है। दिगु संज्ञा होने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि दिगु एक वचनम, समझ में आया। यहाँ पर इसके बाद क्या कर दो, संख्या पूर्व दिगु होने के बाद जब दिगु संज्ञा हो जाती है तो अब यहाँ पर नपुंसकत्व विधायकम जो विधि सूत्र है, नपुंसकत्व विधायक विधि सूत्र कौन है यहाँ पर, सा नपुंसक है, सा नपुंसकम। तो सा नपुंसकम कहता है कि समाहारे, समाहार अर्थ में दिगु और द्वंद्वश्च नपुंसकम से, समाहार अर्थ में दिगु और द्वंद्व की नपुंसक संज्ञा होती है या नपुंसक लिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, समाहार अर्थ है ही, और यहाँ पर क्या है, द्विगु समास है। द्विगु क्यों है, संख्या पूर्व द्विगु से, द्विगु संज्ञा इसकी किए ही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो समस्त पद है ये क्या हो जाए, नपुंसक लिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग होने के बाद फिर यहाँ पर वही एक देश विकृत मनन्यवत करके अब स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो ऐसी स्थिति में दिगु एक वचनम ये सूत्र लगेगा। दिगु एक वचनम ये सूत्र कहता है कि दिग्वर्थः समाहार एक वत्स्यात्, कि द्विगु समास का समाहार अर्थ में एक वचन होता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये होता है कि भाई अभी यहाँ से कौन सी मतलब कौन विभक्ति आए, सु आए, औ आए, मतलब सु आए, औ आए या जस आए। ऐसी स्थिति में दिगु एक वचनम आया और दिगु एक वचनम ने कहा कि समाहार अर्थ में अर्थात दिगु समास का समाहार अर्थ होने पर एक वचन होता, तो एक वचन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सु आ जाएगा। तो आपको ये दो स्पेशल सूत्र हैं, दो स्पेशल सूत्र यहाँ पर, एक तो है दिगु एक वचनम, क्योंकि ये पूछता है कि दिगु समास में कौन सा वचन होता है, द्विगु समास में कौन सा वचन होता है, एक वचन होता है, द्विवचन या बहुवचन। आपको ध्यान देना है कि द्विगु समास में एक वचन होता है और सूत्र है दिगु एक वचनम। इसके बाद द्विगु समास में समस्त पद नपुंसक लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। तो समाहार अर्थ में जो द्विगु और द्वंद्व समास होता है, तो समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व समास ये नपुंसक लिंग होता है। तो इसको आपको बढ़िया से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि सा नपुंसक मतलब द्विगु और द्वंद्व समास में कौन सा लिंग होता है। तो आपको ध्यान रखना कि नपुंसक लिंग होता है। समाहार अर्थ में जो दिगु और द्वंद्व समास है वो नपुंसक लिंग होता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जब दोनों सूत्र लग जाएंगे तो यहाँ पर नपुंसक लिंग होगा सा नपुंसकम से, और एक वचन आएगा दिगु एक वचनम से। सु आएगा, सु के स्थान पर क्या कर दो, अमादेश कर दो। अमादेश करने के बाद यहाँ पर जो है तो बन जाएगा पंचगवम, तो ये प्रयोग बन जाएगा पंचगवम। तो ये बढ़िया से लग गया होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ें हैं यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए, और तो यहाँ पर लगभग ये छोटे ही थे तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा उतना ही समझाएं जितना लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसकी आवश्यकता है। और यहाँ से यदि क्वेश्चन बनते भी हैं तो बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। पंचगवम को आपको याद रखना है बढ़िया से कि पंचगवम का लौकिक विग्रह पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम, अलौकिक विग्रह पंचन आम गोवाम। तो यही चीज़ें, कुछ स्पेशल सूत्र यहाँ पर जो आए हैं इन सूत्रों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये क्वेश्चन बना है कई बार। तो अब यहीं पर इसकी कक्षा को समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद जो अगली कक्षा आएगी, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा सूत्र कुछ चेंज होंगे, क्योंकि अब इसके बाद चेंज हो रहे हैं, मतलब कैसी कैसी स्थिति में समास हो रहा है यहाँ पर। तो उसके विषय में फिर अगली कक्षा में इसके बाद की जो कक्षा होगी वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। नमो नमः।